आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जानेंगे कि शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था के एज लिमिट क्या है, शैशवावस्था के कितने भाग हैं जो पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। तमाम ऐसे विषय वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए चालू करते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था शैशवावस्था 0 से लेकर के और 5 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। शैशवावस्था को 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहले को कहा जाता है पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था जो 0 से लेकर के 3 वर्ष तक चलता है, और दूसरे को कहा जाता है उत्तर शैशवावस्था जो 3 से लेकर के 5 वर्ष तक चलता है। यह तो होगा इसके 2 पार्ट। पहला पूर्व शैशवावस्था और दूसरा उत्तर शैशवावस्था। यह पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था बार बार बी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि शैशवावस्था का एज लिमिट क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है कि पूर्व शैशवावस्था का एज लिमिट क्या है, तो 0 से 3 वर्ष है। दूसरा प्रश्न यहाँ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न होता है उत्तर शैशवावस्था का एज लिमिट क्या है, तो उत्तर शैशवावस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होता है और वह 5 वर्ष तक चलता है। यानी कि यह 2 पार्ट में हम बांट करके इसको अध्ययन करते हैं, उत्तर पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। इस शैशवावस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्या? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। यहाँ पर एक प्रश्न आपको बड़ा आसानी से बन जाता है। विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है। या प्रश्न बनता है जीवन का निर्माण काल है। क्या? जीवन का निर्माण काल। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन जाता है कि जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। सीखने की का आदर्श काल या सीखने की अवस्था। तीसरा प्रश्न बनता है सीखने का आदर्श काल। आदर्श काल। अब यह किसके अंतर्गत आएगा? यह भी आएगा शैशवावस्था के अंतर्गत। तो यहां से बड़ा विद्यार्थी के लिए जानकारी करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके हर एक पॉइंट को हम डीपली अध्ययन करें, क्योंकि शैशवावस्था का एज लिमिट पूछा जाता है तो 0 से 5 वर्ष। शैशवावस्था के जो भाग हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं इसको। इसके 2 भाग हैं। पहला है पूर्व शैशवावस्था और दूसरा है उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था का एज लिमिट क्या है? 0 से 3 वर्ष, और यह इसका एज लिमिट 3 से 5 वर्ष। 3 वर्ष के बाद आप यह बोल सकते हैं कि 4 से 5, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। यानी कि यह 3 वर्ष तक यह अवस्था चलती है, और यह कितने वर्ष तक? यह 2 वर्ष तक। उत्तर शैशवावस्था कितने वर्ष तक चलती है? तो 2 वर्षों तक चलती है। और पूर्व शैशवावस्था कितने वर्षों तक चलती है? तो वह 3 वर्षों तक चलती है। ठीक है। ऐसे ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, आ जाएगा आपके पास विकल्प शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब इसमें आपको बेहिचक ट्रिक लगाना है। शैशवावस्था के अंतर्गत जीवन का निर्माण काल है, फिर वही प्रश्न रिपीट होगा। जो विकल्प हमारे पास प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रश्न तो यही बनेगा कि जीवन का निर्माण काल है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। या
अन्य किसी तरीके से घुमा करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी राइट मार्क आप शैशवावस्था को ही करेंगे। दूसरा अगला होगा सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल, पुनः वही बातें आएंगी कि शैशवावस्था। तो यहाँ पर जो हमने 5-6 लाइनें लिखी हैं, यह 6 लाइनें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ यह 6 लाइन एक प्रश्न है और इसी में उत्तर समाहित है। तो यह बी टेट, सी टेट या सुपर टेट के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे नोट कर लें, अंडरलाइन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक बात और आती है जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो फ्रायड ने कहा है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट 1 सेकंड 2 सेकंड में ले सकते हैं। हम रुक जाते हैं। यहां पर एक फ्रायड का स्टेटमेंट शैशवावस्था के ही संबंध में आता है। उन्होंने इसी अधिगम को लेकर के विद्यार्थी के सीखने जानने की स्थिति को लेकर के उन्होंने कहा है कि शिशु को या मनुष्य को या उस बच्चे की अगर बात करें तो फ्रायड का स्टेटमेंट है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। फ्रायड का स्टेटमेंट है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष की उम्र में बन जाता है। यह किसका स्टेटमेंट है? कई बार यह स्टेटमेंट भी पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो आप बेहिचक लगाएंगे फ्रायड का, क्योंकि फ्रायड ने स्पष्ट दिया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष की उम्र में बन जाता है। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट का कथन है कि पूत के पांव पालने में उन्होंने भी इस पर अपना व्याख्यान दिया और कहा कि बच्चे को पालने में ही यह समझा जा सकता है कि वह क्या बनेगा, उसका भविष्य क्या होगा, वह जीवन में क्या करेगा। ऐसी तमाम संभावनाओं को उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर पाया और उन्होंने एक लाइन दी कि पूत के पांव पालने में। यह अगर आप इसे चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे अगले पॉइंट को लेकर के कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आता है शारीरिक विकास के अंतर्गत, और यह देखा जाता है कि शारीरिक विकास में बड़ा तीव्रता होती है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। यहां बच्चे के शारीरिक विकास में प्रथम 3 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है, क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। यह शारीरिक विकास बड़ा तीव्र गति से हो रहा होता है, यानी कि उसका जो हाइट होता है, पर्सनालिटी होती है, वह बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होती है। लेकिन सेकंड जो पार्ट आता है, जो अंतिम 2 वर्ष माना जाता है, जिसे हम
यहाँ द्वितीय के नाम से जान सकते हैं कि अंतिम जो 2 वर्ष होता है वह बच्चे के लिए बड़ा कठिन हो जाता है शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से, जो उसके जीवन को संवारने का काम करता है। उसमें ज्ञानेंद्रिय और पहला ज्ञानेंद्रिय और दूसरा कर्मेंद्रिय, इन दोनों का विकास अंतिम 2 वर्षों में होता है। बच्चे का जब शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा होता है तो वह प्रथम 3 वर्ष तक निरंतर होता रहता है। वहां पर उसको ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता उतनी आवश्यक नहीं होती है व्यक्तिगत रूप में उस बच्चे के लिए, या कर्मेंद्रिय की आवश्यकता व्यक्तिगत रूप में उस बच्चे के लिए नहीं होता है। प्रथम 3 वर्ष तक केवल उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है और वह अबाध गति से हो रहा होता है, लेकिन यह 3 वर्ष के पश्चात यह गति रुक जाती है, धीमी हो जाती है, बिल्कुल पूर्णतः ठहराव उसमें नहीं आता, लेकिन वह बिल्कुल मंद हो जाती है। और यह ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों क्या होती हैं, यह अब आप एक्टिव हो जाती हैं, विशेष रूप से वह कार्य करने लगती हैं। बच्चा जैसे कुछ देख रहा है, कुछ उठाना चाहता है, तो 3 वर्ष के बाद बच्चे की ज्ञानेंद्रिय जैसे तीखा लगना, कुछ देख लेना, कुछ उठा लेना, चोट लगना, अब उसे वह बताना प्रारंभ कर देता है। यानी कि उसकी ज्ञानेंद्रिय यहां पर क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। कुछ तीखा खाने के लिए दे दीजिए, तीखा लगेगा तो वो चिल्लाएगा, चोट लगेगी तो वह बताएगा कि यहां चोट लगी है। यानी कि उसकी ज्ञानेंद्रियां क्या है, अब एक्टिव हो गई हैं। कोई भारी वस्तु को दे दीजिए तो वह बताएगा कि अब यहां पर उसके कर्मेंद्रिय की आवश्यकता होगी, तो भारी वस्तु को अगर वह नहीं उठा पाएगा तो वह बताएगा कि यह हम नहीं कर सकते। छोटा सा खिलौना दीजिए, उसे वह खेलना चालू कर देगा, उसे पता हो जाएगा कि इससे हमको कैसे बिहेव करना है। बहुत हद तक वह बच्चा समझ जाता है। यानी कि वहां पर उसकी कर्मेंद्रियां क्या होती है, एक्टिव हो गई होती हैं। अब वह बगैर बताए बहुत कुछ वह अनुकरण के द्वारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कि अनुकरण के द्वारा जब वह 3 वर्ष तक देख रहा होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां उसका अवलोकन कर रही होती हैं, तो बाद में अंतिम 2 वर्षों में वह ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों एक साथ क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, और वह दोनों 2 साल तक बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से वह एक्टिव रहती हैं। क्लियर? अब तो यह हो गया शारीरिक विकास में तीव्रता। अब आता है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। दूसरा पॉइंट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। दूसरा पॉइंट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। अब यहां पर बच्चे के अंदर कुछ ऐसी बातें जो प्रारंभिक समय से ही होती हैं, आगे हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे, जैसे ध्यान लगाना, किसी विषय वस्तु को वह देखता है तो वह बड़ा कुछ देर तक उसका वह अवलोकन कर रहा होता है, बड़ा ध्यान से देखता है, वह प्राप्त करने, जानने, समझने की वह इच्छा रखता है वहां पर, या उसकी मेमोरी, स्मृति जो है वह क्या करती है, उस पर विचार विमर्श कर रही होती है। जैसे ही बच्चा ध्यान लगाता है उसकी मेमोरी जो है वहां पर एक्टिव हो जाती है। जैसे ही मेमोरी एक्टिव होती है अब वह क्या करता है, परिकल्पना, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ विचार विमर्श करने लगता है कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वह जानने की कोशिश करने लगता है और उसके बारे में वह बहुत कुछ विचार करने लगता है। उसे पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बारे में वह एक हाइपोथेसिस बनाना चालू कर देता है। इस हाइपोथेसिस के साथ उसकी संवेदनाएं भी उसकी एक्टिव हो जाती हैं। यह जो 4 बातें होती है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता के अंतर्गत, यह 4 क्रियाएं एक्टिव होती हैं।
जो 3 वर्ष की आयु जो 3 वर्ष की आयु के ठीक बाद यह समस्त मानसिक क्रियाएं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था शारीरिक विकास के अंतर्गत 3 वर्ष के बाद जो समस्त मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रिया वह क्या हो जाती है, वह एक्टिव हो जाती है, वह सक्रिय हो जाती है। वह भारी और हल्का या छोटा और बड़ा में अंतर करने लगता है और उस मानसिक क्रिया के आधार पर उसको सजाने का काम करने लगता है। तो यह प्रथम 3 वर्ष के पश्चात उसकी मानसिक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और उसमें तीव्रता होती है वही 2 वर्षों तक, क्योंकि प्रथम 3 वर्षों तक तो उसके मस्तिष्क में वह बातें केवल ध्यान के आधार पर होती है, मेमोरी के आधार पर होती है, लेकिन बहुत कम होती है। वह किसी विषय वस्तु को देखता है, अगर उसे छुपा दिया जाएगा तो उसके मस्तिष्क के वह बातें निकल जाएंगी। किसी छोटे बच्चे को आप लीजिए, उसके हाथ में कोई खिलौना है, उसके सामने कोई खिलौना है और उसको क्या करिए, उससे अगर वह खेल रहा है तो कुछ देर के बाद उसे छुपा दीजिए, उसके मस्तिष्क से वह बातें निकल जाएंगी या वो मेरे सामने नहीं है, तो यानी कि उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वह 3 वर्ष के पश्चात वह बच्चा आ जाता है, चौथे वर्ष में जैसे ही प्रवेश करता है बच्चा, उस बच्चे के मस्तिष्क में वह बातें, उसका मस्तिष्क इतना एक्टिव हो जाता है, वह इतना सक्रिय हो जाता है कि वह उसके मस्तिष्क से वह बातें नहीं निकल पाती कि जिस वस्तु से मैं अभी खेल रहा था वह वस्तु कहाँ है। अगर वह घर में है, किसी कमरे में है, तो उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं या एक बातें चल रही होती हैं, वह उसे समझ होता है कि वह अभी यहीं था, तो यानी कि कहीं आसपास वह वस्तु है। अब उसे क्या करता है, वह ढूंढना चालू करता है। अब उसकी संवेदनाएं उसके प्रति जागृत हो जाती हैं, कुछ परिकल्पनाएं बनाने लगता है। उस वस्तु से हम ऐसे खेलने वाले थे, ऐसा कुछ करने वाले थे, उसे छुपा दिया गया, अब वह क्या होगा, क्या वैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तमाम तरह की बातों के बारे में वह बच्चा सोचने लगता है या शोर शराबा करने लगता है या उस वस्तु की वह मांग करने लगता है। अगला पॉइंट है सीखने की क्रिया में तीव्रता। सीखने की क्रिया में तीव्रता। सीखने की क्रिया में तीव्रता। चूंकि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह बिल्कुल कोरे कागज के जैसा होता है। 1 वर्ष 2 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष तक बच्चा केवल किसी वस्तु को महसूस कर रहा होता है, देख रहा होता है, लेकिन बाद के समय में 2 वर्ष में उसने जो कुछ भी अभी तक देखा होता है वह मस्तिष्क, उसकी वह क्रियाएं एक्टिव हो जाती हैं, उसकी संवेदनाएं एक्टिव हो जाती हैं और वह जो कुछ भी देखता है तुरंत उसके मस्तिष्क में समाई हो जाती है। जैसे वह देख रहा होता है, अनुकरण, जैसे वह देख रहा होता है फिर वैसे वह करने की कोशिश करता है। जब वह करने की कोशिश करता है तो उसमें उसे सफलता मिल जाती है, क्योंकि जैसा जैसा वह बच्चा देखता है वैसा वैसा वह करता है। यहाँ पर मस्तिष्क का कोरा होना, कोरा मस्तिष्क होने का कारण है कि उसके मस्तिष्क में कुछ पहले से बातें समाहित नहीं है। जैसा उसने देखा कर लिया, न कोई जिम्मेदारी है, न कोई चिंता है, न कोई भविष्य की संभावनाओं की तलाश करनी है। जैसा देखा उसने वैसा कर लिया। इसलिए सीखने की जो तीव्रता होती है बच्चे में वह क्या होती है, वह प्रबल होती है, वह बहुत जल्दी सीख जाता है। गेसल का एक स्टेटमेंट है, गेसल का स्टेटमेंट है कि प्रथम 6 वर्ष में बच्चा बाद के 12 वर्ष से 2 गुना, कितना, 2 गुना ज्यादा वह सीख लेता है। यानी कि प्रथम 6 वर्ष
का जो बच्चा है वह बाद के 12 वर्ष में जितना सीखेगा उससे 2 गुना अधिक, यानी 24 साल में बच्चे ने जितना अधिगम किया, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उतना कितने वर्ष में कर लिया? वह 6 वर्ष में कर लिया। यह गेसल का अपना एक स्टेटमेंट है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में जितना अधिगम करता है वह 12 वर्षों से क्या होता है? 2 गुना होता है। चलिए अगला देखेंगे। कल्पना की सजीवता, अगला पॉइंट है कल्पना की सजीवता। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसके मस्तिष्क में जो कुछ रहता है उसे वह देखा रहता है, सीख रहा होता है या सीख लेता है। उस विषय वस्तु के बारे में जो भी वह कल्पना करता है उसे सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, सब कुछ वह बेहतर समझ रहा होता है कि हाँ ऐसा हम करेंगे ऐसा हो जाएगा। जिसे हम क्या कहते हैं, एक बात आती है कि हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के आधार पर हम कोई काम करते हैं। अगर प्लानिंग के आधार पर कोई काम करते हैं तो एक संभावना उसमें बनती है कि क्या वह प्लानिंग फेल हो जाएगा तो हम बाद के समय में क्या करेंगे। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, बरसात का मौसम है, तो हमारे पास मेरा मस्तिष्क कहता है कि हमें छतरी लेकर के जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि हम बाहर के लिए निकलने जा रहे हैं या निकल गए और मेरे पास छतरी नहीं है, तो मेरे पास अपना एक सेकंड प्लानिंग क्या होगा, दूसरी प्लानिंग क्या होगी कि अब बारिश आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर बच्चा उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होने के कारण जो कुछ भी वह कल्पना करता है वह बिल्कुल बेहतर करता है, वह अपनी समझ से ये हम ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या वजह क्या होता है कि उस बच्चे के पास अनुभव नहीं होता है। जो कुछ भी वह अभिभावक से परिचर्चाएं करता है तो उसके पास सत्य क्या है या असत्य क्या है, इसमें वह बहुत अंतर नहीं जान पाता है। यह भी जो बोला गया वह सत्य था या असत्य था। जैसे चंदा मामा, बाद में अभी वह सत्य है कि चंदा मामा है, लोरी सुनाई जा रही है, कहानियां सुनाई जा रही हैं, वह सही है, बच्चे को ऐसा बताया जाता है। लेकिन जैसे ही वह 3 वर्ष के बाद बच्चा 4-5वें वर्ष में आता है, वही बातें क्या हो जाती हैं, असत्य हो जाती हैं। अब वह चंदा मामा क्या हो जाते हैं, एक ग्रह हो जाते हैं। तो इसका वजह क्या होता है कि बच्चे के पास उस विषय का ज्ञान नहीं होता है और न उस विषय के संबंध में कोई उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। इसीलिए जो कुछ भी वह कल्पना करता है वह सजीव रूप में करता है, वह निर्जीव रूप में नहीं करता है, गलत करता ही नहीं है, वह सब कुछ क्या होता है, सही होता है। अगला पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता। यह तो मानव जीवन का एक विशेष कंडीशन होता है। शायद प्रकृति भी इस बात को समझ रही होती है कि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। लिख लेते हैं पहले, दूसरों पर निर्भरता। शैशवावस्था में बच्चा वास्तव में अपने नित्य कर्म करने, भोजन करने, किसी विषय वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने में वह पूर्तियां दूसरे पर ही निर्भर करता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उस विषय वस्तु को कैसे प्राप्त हम कर लें, या उसके पास वह ताकत ही नहीं होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा हाड़ मांस का एक लोथड़ा होता है। अब वह उसे भोजन प्राप्त करना है
तो उसके अंदर वह पीड़ा उत्पन्न होगी, वह कोलाहल मचाएगा। उसकी माँ के द्वारा यह समझा जाएगा कि अब बच्चे को भूख लग गई है, या अभी उसे दूध पिलाया गया फिर भी उसके कुछ समय बाद ही वह चिल्लाना चालू किया, तो माँ को ऐसा एहसास हो जाता है कि बच्चे ने शौच कर दिया है, बाथरूम कर दिया है, कुछ ऐसी पीड़ा अन्य हो रही है। वह दौड़ करके उसके पास जाती है। यानी कि हर एक बात के लिए वह क्या करे, एक दूसरे पर वह निर्भर है। वह उठ करके बाहर नहीं जा सकता, वह उठ करके पानी नहीं पी सकता, वह उठ करके दूध नहीं पी सकता। वह हाड़ मांस का लुथड़ा है चूंकि, तो वह कुछ वर्षों तक वह क्या होता है, एक दूसरे पर वह निर्भर होता है। तो दूसरे पर उसकी जो निर्भरता होती है वह उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मानव जीवन का वह एक स्वभाव है, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। जानवरों में ऐसा नहीं है, प्रकृति भी ऐसा समझती है। ईश्वर जो खुदा है, अल्लाह है या ईश्वर है, वह भगवान है, उसे पता है कि मानव सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है और वह अपनी संतान की परवरिश कर सकता है। इसलिए उसकी संतान कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर वह बच्चा क्या रहता है, निर्भर रहता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से अक्षम होता है। अगले पॉइंट को देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक हेडिंग के रूप में आपको यह मिल जाएगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। अगला देखते हैं। आत्म प्रेम की भावना। अगला पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। यहाँ पर हर एक बच्चे में यह बातें मिलती है कि बच्चा यही चाहता है कि जो कुछ भी परिवार के श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्यार दिया जाए वह मुझे ही दिया जाए, जो कुछ भी खाद्य सामग्री दिया जाए वह मुझे ही दिया जाए, चाहे हम उसे आधा खाएं, थोड़ा खाएं, बाद में फेंक दें, उसे हम खाद्य सामग्री से हम खेलने लगे। कोई गोद में ले तो मुझे ही ले, कोई सामान लाए तो मुझे ही दे। वह बच्चे की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह चाहता है कि परिवार के समस्त सदस्य उससे प्रेम करें, लेकिन यही प्रेम उसके बड़े भाई या बहन को प्राप्त होता है तो उसे क्या होती है, उसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वह चिल्लाने लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है। खाद्य सामग्री, एक चॉकलेट लाइए, उसको तोड़ करके दीजिए, बड़े वाले को थोड़ा ज़्यादा दीजिए, छोटे वाले को थोड़ा कम दीजिए, उस शिशु को कम दीजिए जो अभी शैशवावस्था में है। देखिए उसे ईर्ष्या हो जाएगी, हाँ उसे अधिक दिया जा रहा है, मैं छोटा हूँ मुझे कम दिया जा रहा है, मुझे अधिक मिलना चाहिए। अब यही बातें खाद्य सामग्री का या कुछ ऐसे विषय वस्तु का दिया जाना ईर्ष्या उत्पन्न कर देता है उस नवजात शिशु में, उस छोटे से बच्चे में जो अभी शैशवावस्था में पल बढ़ रहा होता है। वह स्वयं से चाहता है कि जो कुछ भी परिवार में हो वह मेरे लिए हो, किसी दूसरे के लिए न हो, और वह सभी से स्वयं प्रेम प्राप्त करना चाहता है, लाड प्यार प्राप्त करना चाहता है कि जो कुछ भी वह मेरे लिए हो, परिवार में अन्य किसी सदस्य के लिए न हो। जबकि अगले पॉइंट में बात आती है कि परिवार में अन्य जो बच्चे बड़े होते हैं उसमें एक बात देखने को मिलती है, वह है नैतिकता। लेकिन इस बच्चे में जो अभी शैशवावस्था में है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अब यह नैतिकता का अभाव क्यों होता है? क्योंकि श्रेष्ठ का मतलब क्या है? सम्मान, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्ते, ऐसे शब्दों से वह बच्चा अनभिज्ञ रहता है, जबकि परिवार के अन्य बच्चे इससे जान रहे होते हैं। बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, शिष्टाचार क्या होता है,
श्रेष्ठ कौन है, किसका सम्मान कैसे करना है, अभिनंदन कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है, प्रणाम कैसे करना है, यह तमाम बातें परिवार के अन्य बच्चे को पता होता है, परिवार के अन्य सदस्यों को पता होता है। उसको छोड़ करके जो शैशवावस्था में होता है उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि श्रेष्ठ का मतलब क्या है, सम्मान किसे दिया जाना चाहिए, क्या सम्मान होता है, सम्मान कैसे दिया जाता है, अभिनंदन करना क्या है, प्रणाम करना क्या है, प्रणाम करने से लाभ क्या है, नमस्ते करने से लाभ क्या है, शिष्टाचार क्या है। इन तमाम बातों से बच्चा अनभिज्ञ होता है, जबकि अन्य परिवार के बच्चे उस बात से परिचित होते हैं और ऐसा वह व्यवहार करते रहते हैं। तो यह बातें नैतिकता का अभाव नवजात शिशु या शैशवावस्था में एक बालक के अंदर पाई जाती है। लेकिन संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों का प्रदर्शन, यहाँ पर बच्चा शैशवावस्था में अपने संवेग का प्रदर्शन करता है। जैसे अगर उसे किसी बात से भय है तो वह चिल्लाने लगता है, जब वह क्रोध में होता है किसी विषय वस्तु को लेकर के तब भी वह चिल्लाने लगता है। भयाक्रांत हो जाना, कांप जाना, सिकुड़ जाना, यह क्या है, यह एक संवेग है जो किसी विषय वस्तु के अपरिहार्य कारणवश उत्पन्न हो जाती है। क्रोध किसी वस्तु के नहीं मिलने पर उत्पन्न हो जाता है, या किसी ऐसे दादा दादी को देख करके, या दादा दादी ऐसा प्यार करते हैं, करते ही हैं, ऐसा प्रश्न ही नहीं आता कि नहीं करते हैं, तो उनके हाथ में खाद्य पदार्थ दे करके नहीं होने पर भी उनके गले लग जाना, उनकी गोद में चले जाना, या मान लेना कि यही मेरे लिए सब कुछ है, तुम नहीं हो, तुम इनके कुछ नहीं हो। अन्य बड़े लोग बच्चों को, वह छोटा बच्चा, वह शैशवावस्था का बच्चा दूसरे को हटाने लगता है, उससे जो श्रेष्ठ है वह अपना सारा हक उनके ऊपर जाहिर करता है, चाहे वह मम्मी पापा के साथ करे, अंकल आंटी के साथ करे, या दादा दादी के साथ करे, या परिवार के अन्य किसी श्रेष्ठ जन सदस्य के साथ वो करे, तो वह प्रेम भी उतना ही करता है जितना कि क्रोध जाहिर करता है। उसके साथ साथ अगर किसी बात, किसी कार्य से करने में, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने में उसे चोट लग जाती है, तो 1 वर्ष का बच्चे को अगर कुछ काट भी ले, आलपीन चुभ जाए, या किसी वह तख्त से नीचे गिर जाए, बेड से नीचे गिर जाए, तो वह यह बता नहीं सकता कि उसे कहाँ चोट लगी है और कितनी ज़्यादा चोट लगी है। वह बहुत देर तक चिल्लाएगा, वह बात समझ में आती है, वह रोएगा, बाद में वह चुप हो जाएगा। उस स्थान पर कभी हाथ लग जाने पर उसे पीड़ा होगी, वह फिर कोलाहल मचाएगा, फिर वह चिल्लाएगा। लेकिन शैशवावस्था के उस लास्ट स्टेज में 4 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा आ जाता है, तो उसे कहाँ पीड़ा हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, वह चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, वह बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, लेट पा रहा है, नहीं लेट पा रहा है, तमाम ऐसी जो कठिनाइयाँ उसे महसूस हो रही होती हैं, वह 4-5 वर्ष की एज में आकर के वह बताना प्रारंभ कर देता है। तो यह जो संवेग उसके होते हैं, क्या, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, प्रेम, क्रोध, पीड़ा की अगर बात करें हम, या भय की बात करें, यह इसके कारक को वह बच्चा बताने लगता है, जो प्रथम 2 वर्ष या 3 वर्ष तक इसके कारण को बच्चा नहीं बता पाता है। इसका संवेग का प्रदर्शन बता देने का मतलब क्या, कि उस संवेग को जाहिर करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है कि यह बातें हैं हमारे अंदर, या तो प्रेम है या तो क्रोध है, तो वह गुस्सा हो गया है, खाना नहीं खाएगा, गिलास फेंक देगा, थाली फेंक देगा, कटोरी फेंक देगा, दूध फेंक देगा। अगर पीड़ा है तो उसे भी बता देगा। अगर वह बाहर जाने से डर रहा है, किसी व्यक्ति से डर रहा है, तो वह बता देगा कि वह व्यक्ति सामने है, या अंधेरा है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें जाने में भय लगता है। तो यह बातें स्पष्ट रूप से उसका प्रदर्शन करता है, वह बताना चालू कर देता है। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसी समय बच्चा कुछ विशेष सीखने की कोशिश करता है, जिसे हम
कह सकते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जानने की बड़ा ललक होती है। वह यह जानना चाहता है कि वह क्या है, वह क्या है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है क्योंकि वह इस दुनिया में नया नया आया हुआ होता है, सब कुछ उसके लिए अजनबी होता है। वह अपने जानने वालों से पूछता है कि वह क्या है, वह ऐसा क्यों है, या वह कैसा है। तमाम ऐसे उसके पास प्रश्न होते हैं। हर चीज के बारे में वह क्या करता है, जानने की कोशिश करता है। यानी कि उस बच्चे के अंदर क्या है, जिज्ञासा है। वह हर एक विषय वस्तु को जानने का प्रयास कर रहा होता है। उसकी प्रवृत्ति जैसे जानते जाता है, उसकी प्रवृत्ति और जानने की इच्छा में बढ़ती जाती है। यानी कि उसकी जिज्ञासा शांत ही नहीं होती है। अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अब यहां पर बच्चा इसीलिए कहा जाता है, जो समझदार अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वह बच्चे के सामने कुछ ऐसी गलतियां नहीं करते, कुछ ऐसी हरकतें नहीं करते, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि जिसका छाप प्रतिबिंब उस बच्चे के ऊपर पड़े, उस नवजात शिशु के ऊपर पड़े, उस शैशवावस्था के बालक के ऊपर पड़े। जैसे अशब्दों का बोल देना, कुछ नकारात्मक गतिविधि को कर देना, या कुछ ऐसी गतिविधि करना, मादक पदार्थों का सेवन करना जैसे आ सकता है। कुछ भी ऐसा अगर करते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, वह जिज्ञासु है, सीखने वाला है, उसका मस्तिष्क सादा है। तो वह बातें जैसे ही वह देखा वह कवर कर लिया, अब फिर वो वैसा ही करेगा। फिर आप कहते हैं कि बेटा यह गलत है। तो क्या आपने ऐसा कभी किया था, कभी उल्टा बोला था, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था? अगर आपने बोला है तो बच्चा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर अनुकरण के द्वारा, आपके द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करके वह खुद अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता है। तो आपने जैसा किया है बच्चा वैसा करने की कोशिश करता है। तो यानी कि जो कुछ भी वह प्राप्त किया है आपकी कैद से प्राप्त किया है। अब आपकी कैद में अगर वह गलत बातें हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चा वैसा सीख लेगा। बेटे को तुम तड़ाक से बात करते हैं, रे तरे करके अगर बात करते हैं तो वह आपको आप कह के बात करेगा। अगर आप गाली देते हैं तो बच्चा आपको आप कह करके बात करेगा, यस सर नो सर करके बात करेगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि वह बच्चा ऐसा करे। हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आगंतुकों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा वहीं से शिष्टाचार सीखता है। बच्चे के अंदर वहीं से नवाचार जन्म होता है, नवाचार करना प्रारंभ वहीं से बच्चा करता है जैसा हम करते हैं। मेरे दोस्त के आने पर अगर हमने शिष्टाचार से पेश नहीं आया, फिर बच्चे से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर शिष्टाचार होना चाहिए, ऐसा इसे सेकंड करो, नमस्ते करो, हाथ मिलाओ। हमने तो मिलाया नहीं, हमने तो कुछ सामान्य से लफ्जों के साथ उसका स्वागत किया, तो बच्चा भी वैसा ही करेगा। यानी कि उसके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और उसी अनुकरण की सहायता से बच्चा सीखता है। इस शैशवावस्था की विशेषताओं में बस इतना ही था। इस YouTube चैनल के साथ साथ मैं एक एप्लीकेशन, एक ऐप है स्टडी बाय वीर सर के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आपको YouTube पर मिल जाएगा। अगर उस YouTube पर आप